दिन पे दिन प्रॉपर्टी बूम करती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में जो डाटा मैंने निकाला है 50 to 60% हाइक किया है प्राइसेस। रियल एस्टेट इज आल्सो द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर। जहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज है। 15 to 20% प्रॉपर्टी की जो सेल्स हैं वो घटी हैं, तो उसका क्या रीजन है? आज हम एआई के युग में हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, हमने देखा नहीं। सो इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर हम बात करें द्वारका एक्सप्रेस की, तो पिछले 3-4 साल में प्राइसेस मतलब 50, 60, 70% तक बढ़ गए हैं। कनेक्टिविटी इतनी सटासट है, यू कैन टच स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर्स पर आवर एंड यू विल रीच फास्टर देन गोइंग बाय एनएचए। अगर जेन्युइन है प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, रेरा में then, अगर आ गया, हाँ। रेरा लाइसेंस अगर है आप जरूर वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी एडवर्टाइजमेंट में भी रेरा नंबर देना जरूरी होता है। नोएडा में जैसे हमें पता है जेवर एयरपोर्ट वो अब ऑन होने जा रहा है 1 जुलाई से, तो आपको लगता है कि वहाँ की प्रॉपर्टी मतलब 1x, 2x, 5x तक जाएगी, बढ़ेगी? While buying a property, please compensate your real estate consultant because वो पूरा ग्राउंड वर्क लेग वर्क करेंगे आपके लिए। जो ज़ेरोधा के फाउंडर है निखिल कामत, वो यही कहते थे कि सबको कहते थे किराए पे रहो और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाओ, उसमें आपकी एक्सपोनेंशियल इनकम बनेगी, और खुद उन्होंने एक मकान खरीद लिया। इसी कारण से इन्वेस्टर्स गायब हो रहे हैं धीरे धीरे मार्केट से। They are preferring to invest in other avenues because regulation इतना स्ट्रिक्ट हो गया रियल एस्टेट में। इन्वेस्टर्स तो अभी भी है मार्केट में। ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं कहते हैं कि गुड़गांव इज गोइंग टू फॉल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। नोएडा और गुड़गांव में जो हाइक है इसी रीजन से है कि वहाँ आईटी सेक्टर आ गए हैं, काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई है। पूरी दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट दुबई में लगी है। Having said that, we must take it with a pinch of salt। वो क्यों? क्योंकि जो वहाँ लीगल टेंडर है वो इंडिया में इलीगल है। कि आने वाले टाइम में गुड़गांव में प्राइसेस 50% तक ड्रॉप हो सकते हैं। दिल्ली के बिल्डर्स भी आजकल प्रेफर कर रहे हैं नोएडा चले जाएं और गुड़गांव चले जाएं, बिकॉज लैंड इज स्टिल स्लाइटली चीपर इन नोएडा और गुड़गांव। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अगर आप रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं तो सॉल्यूशन हमारे पास है, केडीसी रियल एस्टेट। केडीसी रियल एस्टेट के फाउंडर और चेयरपर्सन हैं मिस्टर परीक्षित चोपड़ा जी, जिन्हें 20 साल से भी ज्यादा का अनुभव है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। उन्हें एक रिनाउंड एक्सपर्ट माना जाता है। परीक्षित जी लग्जरी प्रॉपर्टीज, मार्केट फोरकास्टिंग और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में एक भरोसेमंद सलाहकार माने जाते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज वेरीफाइड होती हैं, ऑनेस्ट एडवाइस मिलती है, और जब तक प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं हो जाती वो पूरा सपोर्ट भी करते हैं आपको। तो आइए वेलकम करते हैं अपने गेस्ट मिस्टर परीक्षित चोपड़ा जी का। वेलकम टू योर टॉक शो सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। इट्स माय प्लेजर सर। जैसे हमने देखा है दिन पे दिन प्रॉपर्टी बूम करती जा रही है, और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बस मतलब एक जो आम बायर है वो तो भूल ही गया है, ये सोचना छोड़ दिया है कि प्रॉपर्टी खरीदें या नहीं खरीदें। हमने देखा है दिल्ली एनसीआर में लास्ट 2 to 3 इयर्स में जितना जो डाटा मैंने निकाला है 50 to 60% हाइक किया है प्राइसेस। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे कई कारण है। डिमांड इज ऑलवेज एक्सीडिंग द सप्लाई। तो डिमांड हमेशा सप्लाई से ज़्यादा है, और आप जानते हैं कि डेली इतना इन्फ्लक्स हो रहा है। लोग कोई इस पर लिमिट नहीं है कि कितने लोग दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में डेली आ रहे हैं व्यवसाय के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बिजनेस के लिए। तो इस पर कोई कैपिंग भी नहीं है, ना कोई रेगुलेशन है। तो छोटे शहर से लोग जब तक मेट्रोपॉलिटन सिटी आते रहेंगे ये ग्रोथ बढ़ती रहेगी, हाउसिंग की शॉर्टेज बनी रहेगी और डिमांड बढ़ती रहेगी। बट आपको लगता है हाउसिंग की शॉर्टेज है अभी? स्पेशली कुछ सेगमेंट हैं जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग या सुपर लग्जरी हाउसिंग, अभी भी बहुत कमी है, शॉर्टेज है, इसीलिए सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, और डिमांड बढ़े जा रही है। जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, जहाँ भी आईटी जॉब्स हैं, जहाँ भी अब तो एआई की इतनी सारी जॉब्स हैं, यू कैन बी बेस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप एआई प्लेटफॉर्म पे जॉब्स करा सकते हैं। तो जहाँ भी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इज़ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर। बहुत इंटेंसिव, हर एक लेवल पे एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर। और आप देखिए रियल एस्टेट इज आल्सो द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर। तो रियल एस्टेट की जहाँ एक्टिविटीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, जहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, और लोग प्रेफर करते हैं जहाँ वो नौकरी कर रहे हैं उसके आसपास उनको घर चाहिए रहने के लिए। कोई भी पसंद नहीं करता है 50, 60, 100 किलोमीटर डेली का अप डाउन। सब लोग चाहते हैं जहाँ उनकी वर्क प्लेस है उसके पास में उनका घर हो, मकान हो। इसीलिए डिमांड बनी रहेगी, विच इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। सो ट्रू। तो हम ये मान सकते हैं कि नोएडा और गुड़गांव में जो हाइक है इसी रीजन से है। हाँ, क्योंकि वहाँ आईटी सेक्टर आ गए हैं और काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई है, तो इस वजह से ही है। आप देख रहे हैं कि जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं वो ज़्यादा सेल हो रहे हैं, या जितना हम देख रहे हैं लग्जरी सेगमेंट पे लोग बहुत भाग रहे हैं, तो वो तो फैमिलीज़ हैं। तो किस तरीके का सेगमेंट आपको लगता है कि फ्यूचर में बढ़ेगा और जिसकी कह सकते हैं डिमांड बढ़ेगी? तो ट्रेंड आप देखिए, क्योंकि फैमिली वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, हिंदुस्तानी माइंडसेट में फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस है जी। सो इवन टुडे पीपल आर प्रेफरिंग कि अगर उनके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं
और उनकी एज हो गई 70-80 प्लस, तो लोग प्रेफर करते हैं कि एक ही घर में रहें, माता पिता के साथ रहें, क्योंकि फैमिली स्ट्रांग है, वेल कनेक्टेड है। सो जॉइंट फैमिली सेटअप की हमें इनफैक्ट अभी भी बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं फॉर अपार्टमेंट्स ऑल्सो। तो कई लोग हैं जो छोटे बंगले या छोटे फ्लोर से लेके बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाहते हैं, एंड दे वांट टू कंसोलिडेट इनटू अ बिगर अपार्टमेंट और अ बिगर बंगलो और अ बिगर फ्लोर। तो ये क्वेरी अभी भी बहुत ज़्यादा है। एंड सुपर लग्जरी में लोग प्रेफर करते हैं कम्युनिटी लिविंग हो, क्लब हाउस हो, स्पोर्टिंग अमेनिटीज़ हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो, ये सारी चीज़ें आपको अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में मिलती हैं। जी More than that, IT jobs, sorry to say, I'm in touch with few IT consultants. IT jobs are getting redundant by the day. So are many accounting and legal Because of jobs AI. also because of AI. AI is cutting into so many sectors बिल्कुल कि लोग कहते हैं मशीन और कंप्यूटर्स काम कर लेंगे, हमें ह्यूमन को एम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं है. So it is the latest buzzword in the IT industry that you are possibly overqualified if you've done software engineering or computer engineering or any other type of IT engineering. आजकल AI में भी engineering, BTech in AI जी लोग जी कर रहे हैं. हाँ So job scenario is changing, job dynamics are changing. Certain sectors like civil engineering or manufacturing, car components or automobile components or any type of manufacturing of PVC or so there are so many sectors in manufacturing also. Those jobs will I think still be able to sustain themselves. But जहाँ जहाँ factories हैं, जहाँ जहाँ manufacturing हो रही है, Make in India का इतना initiative है, तो वहाँ वहाँ opportunities हर एक level पे create हो रही हैं. So there is acute shortage of good quality urban housing, be it starting from 1 CR, 2 CR, going all the way up till बिल्कुल 10, 20, 30, 40 CR. There is no upper limit. तो ये shortage आपको जहाँ जहाँ factory है, जहाँ जहाँ office है, be it नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, एंड इसको बोलते हुए हमें ये भी ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में है. सो दीज सिटीज़ कैन नॉट बी इग्नोर्ड, लाइक पुणे और सूरत, इंदौर, देहरादून फॉर दैट मैटर. इन जगहों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जितने स्केल पे रियल एस्टेट प्राइसेस इन सिटीज़ में बढ़ रहे हैं, वी आर डूइंग सम प्रॉपर्टीज इन अयोध्या, इन वृंदावन एंड फार ऑफ लोकेशन इन द हिल ऑल्सो. कसौली हो गया या फिर आपके शिमला की तरफ. देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. यहाँ जितने पैसे बढ़ रहे हैं लोगों के, उतने शहरों में नहीं बढ़ रहे हैं. सो इफ पीपल आर नॉट इन कैशिंग ऑन दीज अपॉर्चुनिटीज़, आज हम एआई के युग में हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, हमने देखा नहीं. सो इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज. आजकल इन्फॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे है. डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म यू यूजिंग, आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, क्लाउड यूज कर रहे हैं, आप क्या डेटा सर्च कर रहे हैं, क्या आप सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज जो आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक इंप्रेशन बना रहा है आपके माइंड सेट पे. इफ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया एंड एआई प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंटली, तो नेचुरल सी बात है आपके इनपुट्स और आपका आउटलुक भी थोड़ा इंटेलिजेंट ही होगा. वाइड रहेगा, अवेयरनेस जरूरी है. अवेयरनेस बहुत जरूरी है. सो पीपल मोर टेक्नोलॉजिकली अवेयर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, जो एआई को प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं एफिशिएंटली, तो वो उनकी डिसीजन मेकिंग में भी उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है. इसमें जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई की शॉर्टेज है, बट फिर भी हमने 2-3 साल में देखा है, जो मैंने एक डाटा निकाला है, 15 to 20% प्रॉपर्टी की जो सेल्स हैं वो घटी हैं. तो उसका क्या रीजन है? मैम ऐसा है, कुछ मेरे रिलेटिव्स रहते हैं लंदन में, कुछ यूके में, कुछ अमेरिका में, कुछ सिंगापुर में, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. सबका ये मानना है कि इंडियन प्रॉपर्टीज आर वेरी एक्सपेंसिव. और कई लोग तो प्रेफर करते हैं कि वहाँ लोकली अपने देश में ले लें, भले इंग्लैंड में ले लें या सिंगापुर में ले लें, या फिर यूएस में कहते हैं जिस प्राइस में हमें 4 बेडरूम अपार्टमेंट मिलता है गुड़गांव जैसी जगह में, वो कहते हैं हमें पेंट हाउस मैंशन आ जाएगा मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, प्राइम सीबीडी एरिया में. अच्छा. तो कहते हैं जितनी वैल्यू आप मांगते हैं, भले अरालियास, कमीलियास, मैग्नोलियास या डालियास के लिए, वो तो हाँ जी एक अलग ही सेगमेंट तो है. वो कहते हैं प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्चुअली आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन नहीं है, इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई मिसमैच. क्योंकि डिमांड इतना ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ना चाहते हुए भी सेकेंडरी मार्केट में इमोशन ऑफ सेलिंग द अपार्टमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और बायर्स का बाइंग सेंटिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है. इसी कारणवश प्राइसेस एक्चुअली आर्टिफिशियली इन्फ्लेट तो नहीं हो रहे हैं, बट देयर इज स्टिल अ शॉर्टेज एंड सेल्स कम नहीं हुई हैं. आई डोंट नो विच सोर्सेज यू आर कोटिंग, बट सेंटिमेंट इज वेरी वेरी पॉजिटिव. सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है. इनफैक्ट मेनी डेवलपर्स इन गुड़गांव आर डिक्लेयरिंग सोल्ड आउट ऑन द डे ऑफ लॉन्च. बट इसमें मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, जैसे मैंने जो डाटा निकाला है उसमें है कि गुड़गांव में, स्पेशली इन गुड़गांव, ड्रॉप हुए हैं सेल्स, और उसका रीज़न ये आया है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो बाय कर लेते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी हाइक कर रही है और उसके बाद वो बेचते हैं. तो ऐसा कुछ सिनेरियो आपने देखा है? हमें अपनी सोच को ना सकारात्मक रखनी होगी. सो सेंटिमेंट इज ऑल्सो लार्जली ड्रिवन बाय द अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस वी आर कंज्यूमिंग ऑन सोशल मीडिया. आपको बताता हूँ, इन्वेस्टर लगभग ना के बराबर है मार्केट में. जो पहले हम 15-20 साल पहले देखते थे कि लोग फ्लिप कर रहे हैं प्रॉपर्टीज, हर एक अपार्टमेंट में 20-20, 25-25 अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स लेकर हर एक नए प्रोजेक्ट में, फिर उसको 2-3 महीने 4 महीने बाद बेचना प्रीमियम पे.
सो मैनी डेवलपर्स हैव आल्सो रिकॉग्नाइज्ड दिस, इन्होंने देखा है, ये ऑब्जर्व किया है और ऐसी मैल प्रैक्टिस को बंद कर दिया उन्होंने, इमीडिएटली फुल स्टॉप लग गया इस पर। ओके तो जब कोई अलॉटमेंट भी होती है किसी नए प्रोजेक्ट की गुड़गांव में या दिल्ली में, पीपल डू नॉट वांट अंडरराइटिंग। पहले अंडरराइटिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट था कि जी हम 50 यूनिट 100 यूनिट एक ही चैनल पार्टनर को या क्लाइंट को देंगे। दैट ट्रेंड हैज टोटली वैनिश्ड अच्छा बिकॉज इट इज एन अनफेयर मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस। इसको रेरा ने भी रेरा हैज आल्सो लुक्ड इनटू दिस, सो रियल एस्टेट रेगुलेटर हैज कम इनटू प्लेस। किसी भी डेवलपर के लिए लॉस है अगर वो 50 यूनिट एक ही आदमी को बेचता है एंड देन द पर्सन इज नॉट एबल टू पे द इंस्टॉलमेंट, सो इट्स एन इमीडिएट लॉस फॉर द डेवलपर। सो नोबडी वांट्स टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, कोई भी ये नहीं चाहता कि उनका नुकसान हो। इसीलिए जब अलॉटमेंट भी मिलती है किसी नए लॉन्च में तो बहुत लिमिट करके मैक्सिमम एक या दो अपार्टमेंट्स या फ्लोर एक ही कस्टमर को मिलते हैं। अच्छा They have become very strict, even in Noida, even in Gurgaon, and even in Delhi, because nobody wants dubious or fraudulent transactions. कोई भी नहीं चाहता है कि immediate return किसी एक या दो जनों को मिले। So just to check these malpractices, इसी कारण से investors गायब हो रहे हैं धीरे-धीरे मार्केट से। They are preferring to invest in other avenues because regulation इतना strict हो गया real estate में। इन्वेस्टर्स तो अभी भी है मार्केट में, क्योंकि अभी कुछ एग्जांपल्स हैं मैंने जो देखे हैं, इवन हमारी कॉलोनी में ही ले लीजिए या नियर बाय, और हम ये कह सकते हैं कि जो वो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने नाम से प्रॉपर्टी बाय करते ही नहीं, वो अलग 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 नाम से बाय करते हैं। हाँ, तो उस पर तो रेगुलेशन में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, बेनामी ट्रांजैक्शन तो बैन हो गई गवर्नमेंट से। नहीं, बेनामी नहीं कि आप फैमिली में किसी के नाम से ले लो, फैमिली में आगे एक्सटेंडेड फैमिली हाँ, में ले यहाँ लो, पे उस ट्रेंड है, तरीके यहाँ पे से। ट्रेंड है, लोग मेड सर्वेंट या ड्राइवर के नाम पे भी लेते हैं जी प्रॉपर्टी। जी कोई गलत है, इट इज एब्सोल्युटली इलीगल। सो इस पे बहुत चेकिंग है, मिनिस्ट्री द एमसीए इज आल्सो कमिंग वेरी स्ट्रिक्टली ऑन दीस बेनामी ट्रांजैक्शंस। ओके तो अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, अनलेस वी आर डिक्लेयरिंग द इनकम सोर्स फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स ऑफ फंड्स विद अ प्रॉपर पैन कार्ड। अगर वो नहीं कर रहे हैं, किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी है, प्राइमा फेसी इट इज इलीगल, इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट मेंट टू बी डन। अगर ये हो रहा है तो मैल प्रैक्टिस है, अगर उनके सीए भी नहीं रोक रहे हैं इस मैल प्रैक्टिस को, इट्स समथिंग व्हिच इज इलीगल, एब्सोल्युटली इलीगल। दूसरी बात है कि अगर आप किसी भी एंटिटी के नाम ले रहे हैं, किसी कंपनी के नाम ले रहे हैं, ऑल द कंपनीज अकाउंट्स आर रेगुलेटेड वेरी स्ट्रिक्टली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मेरा ये मानना है कि सच्चाई और ईमानदारी में जितनी शक्ति है वो और किसी चीज़ में नहीं है। तो अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको हम नज़रअंदाज करें, क्योंकि दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। कुछ लोग करते हैं मैल प्रैक्टिसेस, बट इट इज़ समथिंग विच शुड नॉट बी डन। जो नहीं करना चाहिए अगर वो लोग कर रहे हैं तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट अगर कुछ द ट्रेंड वी नोटिस्ड इन गुड़गांव स्पेशली, इन्वेस्टर्स बहुत कम हो गए हैं बिकॉज देयर इज सो मच रेगुलेशन, देयर इज सो मच KYC ड्यू डिलिजेंस। आपके हर एक कस्टमर का पैन कार्ड, आधार कार्ड लग रहा है, और अगर उनके अकाउंट से चेक नहीं आ रहा है, इट्स स्ट्रेट अवे रेड फ्लैग कि किस अकाउंट से पेमेंट आ रही है, किसके अकाउंट, किसका पैन कार्ड लगा है, किसका आधार कार्ड लगा है। देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट चेकिंग ऑन दिस। ये बेसिक KYC कंप्लायंस, दिस इज गोइंग टू द अथॉरिटीज इमीडिएटली। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इमीडिएटली आपका पैन कार्ड फ्लैग हो रहा है सिस्टम पे। सो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा सारे व्यूअर्स को कि इससे बच के रहें, सिस्टम के अंदर ही आप ट्रांजैक्शंस करें। प्लीज बाय प्रॉपर्टीज ओनली फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स ऑफ फंड्स, and especially if you're buying in overseas places like Dubai, please be very very careful because आपका पैन कार्ड और पासपोर्ट हर जगह फ्लैग हो रहा है। and the systems are very strict, systems से आप बच के रहिए because you are on the scanner on the radar the moment you are buying a property। तो सिस्टम को फॉलो करिए, systems are there to help us, legal system is there to protect our hard earned investment, उसको आप फॉलो करिए। इन्वेस्टर मेरे हिसाब से बहुत कम हो गए एज कम्पेयर जो सिनारियो था 15-20 साल पहले जी। और ये अच्छा भी है सिस्टम के लिए क्योंकि द प्रॉपर्टी शुड गो इन द राइट हैंड्स, डेवलपर आल्सो बेनिफिट्स, कस्टमर आल्सो बेनिफिट्स। आर्टिफिशियल हाइक भी नहीं आता प्राइसेस में। हाँ, वो हाइक अगेन हाइक इज मोरली बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई गैप। डिमांड बढ़े जा रहा है, सप्लाई कम है, इसलिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और प्राइस आप देखिए कि स्टील, सीमेंट और रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। सो दे आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, जो सिनारियो 25-30-40 साल पहले था, बहुत बदल गई हैं चीज़ें। सो इनपुट कॉस्ट इज इंक्रीजिंग और आप देखिए स्टाफ सैलरीज तो बढ़ती हैं, सो पीपल आर नेवर हैप्पी विद द इंक्रीमेंट्स दे गेट। सो देयर आर लॉट ऑफ इनपुट कॉस्ट। और अगर आप देखिए, इसीलिए दिल्ली के बिल्डर्स भी आजकल प्रेफर कर रहे हैं नोएडा चले जाएं या गुड़गांव चले जाएं, बिकॉज लैंड इज स्टिल स्लाइटली चीपर इन नोएडा और गुड़गांव। दिल्ली में लैंड बहुत महंगा हो गया, सो पीपल आर नॉट एबल टू टेक आउट द प्रॉफिटेबिलिटी। बिल्डर्स भी कहते हैं दिल्ली में प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे, हम इससे अच्छा गुड़गांव में 3-4 प्लॉट ले लें, वो बेटर है उनके लिए। तो बहुत सारे दिल्ली के बिल्डर्स भी गुड़गांव में प्रेफर कर रहे हैं ट्रांजैक्शन करना, क्योंकि वहाँ डिमांड भी ज़्यादा है, प्रॉपर्टी भी महंगी बिक जाती है एंड इनपुट कॉस्ट लगभग सिमिलर है। बट मेन इज द लैंड प्राइस। लैंड प्राइस जहाँ सस्ता है वो अपने मार्जिन जोड़ के उनको प्रॉफिट ज़्यादा है अगर वो गुड़गांव या नोएडा में बेचें। ओके, तो ये आजकल हम भी सुन रहे हैं, आप बताइए मिथ है कि रियलिटी है कि आने वाले टाइम में गुड़गांव में प्राइसेस 50% तक ड्रॉप हो सकते हैं? सी एज अ कंसल्टेंट
हमें, जैसे मैंने आपको कहा कि सोच को सकारात्मक हम रखें, सो वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इन आवर आउटलुक। मैंने हिस्टोरिकली जहाँ देखा है, मुझे 20 साल हो गए, सो यहाँ पे रेट बढ़े ही हैं। सेंटिमेंट ओवरऑल रीसेल मार्केट में कभी कभी ना कभी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, बट ऐसा नहीं है। कोई भी सेक्टर्स हैं, जितना नज़दीक आप गोल्फ कोर्स रोड के हैं या फिर न्यू गुड़गांव या सदर्न पेरिफेरल रोड, हर एक सेक्टर की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा बूस्ट है गवर्नमेंट का। आप देखिए, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइवर्स हैं, जहाँ पे हाईवे कनेक्टिविटी अच्छी है, व्हेन ऑल द ग्रोथ ड्राइवर्स आर इन प्लेस, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है प्राइसेस घटने का। इट इज़ मोर ऑफ अ डूम्सडे सेंटिमेंट। कई लोगों की आदत है कि किसी पंडित ने बोल दिया किसी ज़माने में, जी ये तो गिरना ही गिरना है। ये तो लेकिन कई ये ऐसे भी इन्फ्लुएंसर हैं, कहते हैं जी गुड़गांव इज गोइंग टू fall like a pack of cards. Vishal Bhargav became very popular for that just a few months ago. I believe we have to, as responsible real estate consultants, we have an obligation. हमें एक obligation है, we have to, हमें सोच को सकारात्मक रखना है। जैसे हमारी सोच है वैसे हमारे वचन होने चाहिए। बट मार्केट कैसे काम कर रहा है, हमें ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए, बिकॉज ये स्प्रेड तो हो रहा है कि आप अभी गुड़गांव में मत बाय कीजिए, नेक्स्ट 1 और 2 इयर्स में प्रॉपर्टी बहुत बुरी तरीके से ड्रॉप होने वाली है, गिरने वाली है, और हो सकता है 50% तक प्राइसेस गिर जाए, क्योंकि ये आर्टिफिशियल बूम बनाया जा रहा है इन्वेस्टर्स के थ्रू, बिल्डर्स के थ्रू। तो ऐसा कुछ है? सो आई विल टेल यू दैट ओनली टाइम विल टेल। ये तो समय सबसे बलवान है, समय बताएगा इसके बारे में। बट हमें किसी भी इसको बोलते हैं फियर साइकोसिस, बिकॉज नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा फैलती है पॉजिटिव न्यूज़ से। मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी वजह नहीं है। जैसे मैंने बोला, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, जॉब अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, हाईवे कनेक्टिविटी एंड मोर ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, कोई भी कमी नहीं है। एशियाज लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि हैज कम अप, एशियाज लार्जेस्ट, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आप देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है, देयर आर सो मेनी टनल्स बीइंग क्रिएटेड। एक कह रहे छतरपुर से गुड़गांव 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, दैट टनल आल्सो बीइंग क्रिएटेड। इतनी जबरदस्त जब हाईवे कनेक्टिविटी आ रही है, यू नो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव हैड अ स्टेबल गवर्नमेंट हु इज डूइंग lot of proactive things, so that is something to be appreciated. अगर आप बोलें कि सारे सिग्नल ग्रीन मिल रहे हैं आपको, और अचानक ही कोई फियर साइकोसिस डाल दे इस प्रकार, जी नहीं जी आपके घटने वाले हैं प्राइस 20-25% घटने वाले हैं, देयर इज नो लॉजिकल रीजन। कोई ऐसी वजह नहीं है कि प्राइस घटेंगे। ये डूम्सडे साइकोसिस, फियर साइकोसिस, लोगों को अच्छा लगता है लोगों को डराना। मेरे हिसाब से जब आपके ग्रोथ ड्राइवर्स प्लेस में हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत टर्बुलेंस होता है जॉब मार्केट में, थोड़ी बहुत नौकरियां जाती हैं, विच इज़ नॉर्मल। बट डेवलपर्स के जहाँ सही लोकेशन पे सही प्राइस पे प्रोडक्ट है, सेल्स आर वेरी रोबस्ट। सेल्स एक भी दिन रुक नहीं रही। किसी भी डेवलपर का काउंटर ऐसा नहीं है जो मूव नहीं कर रहा है। तो जब सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो अचानक से 15%, 20%, 50% तक 50% कैसे? आई डोंट थिंक इट्स लॉजिकल। आई विल हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। तो अगर मेरी सोच, थोड़े से मेरे क्रांतिकारी विचार हैं, इफ आई डिसएग्री विद समथिंग आई विल से इट वेरी ओपनली। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ ड्राइवर्स प्लेस में हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर इन प्लेस, इनकम लेवल्स आर ओनली इंक्रीजिंग। इनकम बढ़ रही है, जॉब्स बढ़ रही हैं, रियल एस्टेट सप्लाई घटे जा रही है, डिमांड बढ़े जा रही है। कोई लॉजिकल, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपको डूम्सडे सिनेरियो कि जी फेयर साइकोसिस की 50% घटेंगे, देयर इज नो लॉजिकल रीजन। मैं इसमें भी सहमति रखूंगा कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर आप आज कुछ ले रहे हैं 1x पे, हो सकता है कि 5 से 6 साल में वो 30-40x भी टच करे। अच्छा, इट इज अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक। और टीयर 2 और टीयर 3 में आप कौन सी सिटीज का नाम लेंगे? सो प्लेसेस लाइक कोयम्बटूर और सैटेलाइट टाउन्स ऑफ बैंगलोर, चेन्नई, और इवन प्लेसेस लाइक सूरत, अहमदाबाद एंड इंदौर, भोपाल, कानपुर, these places. So there's a lot of growth in these places. हमने कुछ लखनऊ में transactions किए थे. Okay. The sentiment is very positive. People are looking for avenues to spend over there. मुरादाबाद जैसी जगह है, it has brass exporters. हम भरे हुए हैं इंडिया के सबसे बड़े brass exporters. They are looking for avenues to spend their money. Okay. So if they are given the right product, किसी को आप अच्छा product दीजिए, they will want to invest anywhere in the world. इतना वहाँ पे disposable income है. लुधियाना आप देखिए, लुधियाना is the highest number of Audi, Mercedes, BMW, luxury cars का सबसे बड़ा market है लुधियाना. वहाँ के लोगों के पास avenue नहीं है spend करने का. और वहाँ लोकल इंडस्ट्री में भी बहुत डेवलपमेंट है। तो गुड़गांव हिस्टोरिकली, दिल्ली, नोएडा, प्राइसेस बढ़ते हैं। अभी और बढ़ने हैं, घटने की कोई वजह नहीं है। अगर कोई ऐसा डरा रहा है लोगों को या नेगेटिव इनको बता रहे हैं इनपुट, आई हैव अ स्ट्रांग डिसएग्रीमेंट टू दैट। वो सोशल मीडिया का जमाना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों न्यूज़ आती हैं। सोशल मीडिया इनफैक्ट दो-धारी तलवार है। दो-धारी तलवार इसलिए कि अगर आप अच्छी चीजें देख रहे हैं तो वही लूप में आती रहेंगी आपको। अगर आप नेगेटिव चीजें देख रहे हैं, वो आपका फीड ही आपको सारी नेगेटिव चीजें दिखाना शुरू कर देगा।
तो ये Correct. अपनी अपनी सोच है। हम तो न्यूज़ में रहते हैं ना ज़्यादा हाँ जी, हाँ जी। तो हमें तो लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए ही हाँ, होती है, नहीं हाँ, तो हम हाँ। आपसे कैसे सच जानेंगे। और बिल्कुल, शायद बिल्कुल। आपका जो ये बेबाक अंदाज है कि आप सिर्फ सच बोलते हैं, हम्म, चाहे पॉडकास्ट हो या एक नॉर्मल लाइफ हो, इसलिए हमें लगा कि आपको बुलाया जाए और दिल्ली एनसीआर पे जो इतना हाइप मचा हुआ है आपसे पूछा जाए। तो एक क्लैरिटी हमें भी मिली कि रेट्स तो नहीं गिरने वाले हैं। हाँ ठीक है, थोड़े बहुत प्लस माइनस, थोड़ा बहुत टर्बुलेंस आता रहता है, वो होगा। तो अभी भी आप कह सकते हैं कि अगर दिल्ली एनसीआर में लेना है तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय, कि जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में भी इंक्रीज ही होगा। ऐसा देखिए, अगर किसी की भी ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, अगर आपकी जॉब स्टेबिलिटी एक ही शहर में है, इट इज़ ऑलवेज मोर सेंसिबल कि आप खरीदें अपना मकान। और खासकर जितनी यंग एज में खरीद लें, उसके लिए आप बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, हम्म होम लोन भी एलिजिबिलिटी आपकी ज़्यादा है, हम्म और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो यंग एज में अगर खासकर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, तो आप बेटर है कि जितनी जल्दी हो सकता है 25-30 साल की उम्र में आप एक अपार्टमेंट या एक मकान या प्लॉट या विला या बिल्डर फ्लोर आप अपने फैमिली के नाम बुक करिए। तो बेनिफिट है, क्योंकि आजकल ट्रेंड ये भी है कि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है मोस्टली, तो जॉइंट ओनरशिप में मकान खरीदना हमेशा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप दोनों के इनकम कंबाइन होके आपकी लोन एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाती है और टैक्स रिबेट दोनों को मिलता है। बिल्कुल। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, क्योंकि आजकल स्पेंडिंग पैटर्न ऐसा है कि अकाउंट में पैसे आते हैं, बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं, पता नहीं चलता, अनलेस जैसे डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी की इस अकाउंट में सेविंग करना है, होम लोन की इंस्टॉलमेंट देनी है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी अगर इनकम स्टेबल है, जॉब स्टेबल है, आपका एक एसेट बन जाएगा जो लाइफ लॉन्ग अप्रिशिएट करेगा। तो ये कुछ बातें स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी घरों में सिखाई जाती है। मोस्टली वी आर फॉलोइंग आइदर सम फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर फैमिली में जो स्ट्रैटेजी चलती आ रही है फाइनेंसेस के लिए, लाइफ स्किल्स। तो वो बेटर है कि जितनी जल्दी हो सके हमें घर खरीदना चाहिए फैमिली के नाम पे। ओके, तो अभी तो हमने बात की गुड़गांव की, अब हम आते हैं नोएडा पे। नोएडा में जैसे हमें पता है जेवर में जो एयरपोर्ट है वो अब ऑन होने जा रहा है 1 जुलाई से। तो आपको लगता है कि वहाँ की प्रॉपर्टी मतलब 1x 2x 5x तक आप जाएगी, देखिए, बढ़ेगी? जब से अनाउंस हुआ था 7-8 साल पहले और जब आज की डेट आप देखिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप पूरे स्ट्रेच पे चले जाइए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और राइट अप टू जेवर, जितना पैसा लोगों ने कमाया है खरीदने और बेचने में, भले वो प्लॉट हो, विला हो, अपार्टमेंट हो, फ्लोर्स तो अलाउड नहीं है नोएडा में, फ्लोर की रजिस्ट्री नहीं होती है, बट यहाँ पे लोगों ने बहुत पैसा कमाया है अपार्टमेंट्स, प्लॉट्स और विलास बेचने में और खरीदने में। ऑलरेडी ये 3 से 4 गुना बढ़ चुके हैं प्राइसेस। ओके। और जेवर एयरपोर्ट पे कमर्शियल ऑपरेशन लॉन्च हो गए हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत बूस्ट हो गई है पिछले 5-6 सालों में, हर एक स्टेशन कनेक्टेड है दिल्ली से, गुड़गांव से, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ग्रोथ है, सेंटिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेवलपर्स और रेरा भी आ गया तब से, सुपर टेक के टावर भी डिमोलिश हो गए, हमने देखा कि जो अनस्क्रूपुलस डूबियस बिल्डर हैं उनको भी बाहर करने के लिए लीगल एक्शन बहुत प्रॉम्प्ट लिया जा रहा है। तो जो भी मैल प्रैक्टिसेस हैं, जो गलत काम किए हैं बिल्डर्स ने, उस सबको रोकने के लिए जो गवर्नमेंट ने भी कदम उठाए हैं वो बहुत प्रोएक्टिवली उठाए हैं। सो ये सारी चीज़ें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप देखिए कि बहुत सारे ग्रोथ ड्राइवर्स प्लेस में हैं नोएडा के लिए, और यहाँ पे M3M जैसे जेकब एंड कंपनी लाए हैं, दे हैव कम अप विद सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स जो कि प्राइसेस आर टचिंग 35-40,000 पर स्क्वायर फुट। ये प्राइसेस कभी नोएडा ने सुने भी नहीं सुने, बिल्कुल। और ये सोल्ड आउट हो रही हैं चीज़ें। सो देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लग्जरी हाउसिंग आल्सो। सो कस्टमर इज मोर अवेयर, दे हैव अ हाई बाइंग कैपेसिटी, उनके पास स्पेंडिंग पावर भी है, बजट भी ज़्यादा है। खासकर गोदरेज प्रॉपर्टीज के कुछ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस सोल्ड आउट हुए हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 1 to 2 वीक्स ऑफ लॉन्च। ओके। तो ये अनप्रेसिडेंटेड बूम है जो पहले कभी नहीं थी नोएडा में। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा में इतना ब्यूटीफुल है, देयर इज सो मच इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स आर सो वेल प्लान्ड, सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लसेस एज कंपेयर्ड टू अदर सबर्ब्स आल्सो। एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट्स भी धीरे धीरे वापस नोएडा में आ रहे हैं, सो सेंटिमेंट क्योंकि गुड़गांव पुल होता जा रहा है तो साइड जा रहा है, तो आने वाले टाइम में कितना आपको लगता है और हाई जा सकता है? आपकी क्या सो देखिए, स्पेकुलेशन में तो मैं बिलीव नहीं करूंगा, बट आई विल से दैट ग्रोथ ड्राइवर्स प्लेस में है, देयर इज अ वेरी हेल्दी ग्रोथ दैट विल हैपन विदाउट गिविंग अ फिगर टू इट। अगर आपने पूछा कि सही समय है खरीदने के लिए नोएडा या गुड़गांव में, डेफिनेटली सही समय है। Okay. सही समय कोई टाइम पॉइंट नहीं डिक्टेट करेगा, सही समय तभी है जब आपकी जेब में पैसे हैं और जब आपके पास कोई अच्छी लोन एलिजिबिलिटी है या कुछ प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है। आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करिए। हम भी अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं, वी आर यूजिंग प्लेटफॉर्म लाइक ChatGPT और क्लॉड टू मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस में आप इनपुट दे सकते हैं एआई सिस्टम को, आप इनपुट दीजिए प्राइसिंग, पेमेंट प्लान, स्पेसिफिकेशंस, अमेनिटीज, क्लब हाउस साइज,
डेंसिटी लोगों को पता नहीं होता व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी इज द नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स पर ड्वेलिंग यूनिट. अच्छा. तो आपके हाईली डेंस प्रोजेक्ट है, कितने अपार्टमेंट ओनर्स में क्लब हाउस का एक्सेस है, कितनों में नहीं है. तो ये डेंसिटी डिसाइड करती है. लो डेंसिटी ग्रुप हाउसिंग का ट्रेंड है आजकल. तो डेंसिटी नॉर्म्स आप किसी आर्किटेक्ट से बात करेंगे, डेंसिटी इज़ अ वेरी वेरी कॉमन टर्म फॉर देम. सो डेंसिटी डिक्टेट करता है कि आपका कॉम्प्लेक्स में कितनी एक्टिविटी है, कितने बड़े अपार्टमेंट्स हैं और कितना कॉमन यूसेज हर एक रेजिडेंट को मिल रहा है. यू कैन पुट दिस इनपुट इन योर चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म कि आई वांट अ लो डेंसिटी ग्रुप हाउसिंग विद अ गुड प्राइसिंग. इनिशियल सबसे कम प्राइसिंग चाहिए मुझे पिछले 5-6 सालों में, और सबसे जहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है स्पेसिफिकेशंस पे. तो जितने इंटेलिजेंटली और एक्टिवली आप प्रॉम्प्ट देंगे एआई प्लेटफॉर्म को, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देगा. इट विल गिव यू अ कंप्लीट कंपैरेटिव एनालिसिस. समटाइम्स द मशीन्स कैन वर्क मच बेटर देन द ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, क्योंकि हम मैनुअली इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, किसी बिल्डर को फ़ोन करेंगे. सो इन फैक्ट वी कैन हम चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं टू बूस्ट अप आवर सेल्स एंड प्रोडक्टिविटी. मैनी ऑफ माई क्लाइंट्स आर वेरी इंप्रेस्ड जब हम उनको भेजते हैं कि 5-6 प्रोजेक्ट्स का कंपैरेटिव एनालिसिस बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स. उसको टेबल फॉर्म में देगा आपको समरी बना के. ओके. सो अगेन हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, हमने देखा नहीं, हमने सोचा नहीं, बिकॉज द प्लेटफॉर्म्स आर देयर टू हेल्प अस. जितनी इंटेलिजेंटली आप प्रॉम्प्ट देंगे उतनी इंटेलिजेंटली आपको रिजल्ट मिलेंगे. तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो ये कोई भी इसमें रेड टेपिज्म या ब्यूरोक्रेसी नहीं है कि सपोज किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से आपने पूछा, उसने कहा जी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं देख कर बताऊंगा, और फिर वो 5-6 दिन गायब हो गया. सो देयर विल बी, मशीन आपको ये नहीं बोलेगी कि जी मैंने एफर्ट नहीं किया, मैंने किसी से बात नहीं करी, मैं आपको दे नहीं सका. द इन्फॉर्मेशन विल बी देयर एट द फिंगर टिप्स. सो 10 प्लेटफॉर्म्स को स्कैन करके आपको इनपुट दे देगा. सो ये हमारे ऊपर है कि हम इतनी इंटेलिजेंटली यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स को. बट अगर जैसे आपके पास, आपको कहीं इन्वेस्ट करना हो और आपके पास सिर्फ दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा ही ऑप्शन हो, आप कहाँ, आपकी क्या प्रेफरेंस रहेगी? आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? 100% गुड़गांव. गुड़गांव. Yeah. अच्छा. नोएडा सेकंड नंबर पे? It's not my personal preference. ओके. रीज़न बिकॉज गुड़गांव में जितने प्राइसेस बढ़ते हैं उतने अभी नोएडा में भी नहीं. दिल्ली और नोएडा में थोड़ी कम है ग्रोथ. ओके. स्टिल इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस. बट आप उस मतलब रियल एस्टेट में हैं, इतने सालों से हैं, तो आपको तो नॉलेज है. और बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपके व्यूज़ सुन के आपको, आप मतलब उसको मानेंगे और जाएंगे आपके पीछे कि आपने ये सजेस्ट किया, उस एडवाइस को वो अडेप्ट करेंगे. तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या लॉजिक है गुड़गांव जाने का. और सी देयर आर लॉट ऑफ पर्सनल क्लाइंट्स आल्सो जिनका हमने पैसा भी लगवाया था, नोएडा में भी, दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी. उनके पर्सनल एक्सपीरियंस को देखते हुए जितना उन्होंने गुड़गांव में लगाया है उसके रेट ऑलमोस्ट 2-3 गुना हो गए हैं पिछले 5-6-10 सालों में. उतने ना दिल्ली में बढ़े ना नोएडा में बढ़े. तो हमें किस क्लाइंट ने रिपीट बिजनेस दिया उसको देखते हुए भी, सो लॉजिकल चॉइसेस जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, जहाँ सेंटिमेंट ज़्यादा पॉजिटिव है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़्यादा बूस्ट है, और जहाँ पेइंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है. आप देखिए कि इट्स नॉट सेइंग कि दिल्ली या नोएडा बुरे मार्केट है, ऐसी बात नहीं है, बट रिलेटिवली आप तीनों में कंपैरिजन करें, सो गुड़गांव में ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिल्ली एंड नोएडा. हालांकि दिल्ली में भी बहुत प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस भी बढ़े हैं, डिमांड भी बढ़ रही है, बट आप बेचने चाहिए चीज़ें, असली तभी पता चलती हैं चीज़ें. exactly. जब क्लाइंट आपको फ़ोन करेगा कि आपने मुझे दिलाई थी 10 साल पहले, अब इसको बेचो, मैं बेचने जाता हूँ, मुझे प्राइस नहीं मिल रहा. तो वो हमें अपनी भी शॉर्टकमिंग लगती है कि हमने कुछ गलत किया क्लाइंट के साथ, कि हमने कुछ उनको सही एडवाइस नहीं दी. अब अगर मार्केट ही परफॉर्म ना करे उसके तरीके से, नोएडा में कई लोगों ने पैसे कमाए भी हैं, ऐसी बात नहीं है. लॉट ऑफ पीपल हैव मेड लॉट ऑफ मनी. जेवर एयरपोर्ट जब से अनाउंस हुआ है, आप देखिए फार्मलैंड, सकदादरी जैसी जगह में लोगों ने बहुत पैसा ज़मीनों में कमाया है. सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस ऑल्सो. किसी का हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस गुड़गांव तक ही लिमिटेड है, हो सकता है किसी का नोएडा में बहुत आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस है. सो आई मे नॉट बी यू नो, उनके हिसाब से नोएडा के अलावा कोई मार्केट सूट ही नहीं करेगा, उनको पूरे इंडिया में नहीं सूट करेगा. तो हर एक को अपना ओपिनियन एंटाइटल्ड है मेरे हिसाब से, है ना. ईच टू हिज ओन. ठीक है. अभी हम बात करें, दिल्ली में अपने प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं जितने नोएडा और गुड़गांव में, बट अगर हम बात करें द्वारका एक्सप्रेस के, तो पिछले 3-4 साल में प्राइसेस मतलब 50, 60, 70% तक बढ़ गए हैं. तो क्या कहेंगे आप? सो द्वारका एक्सप्रेस वे लार्जली द कनेक्टिविटी हैज बीन फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, एंड आजकल आप अगर उबर से भी जाते हैं, सो उबर विल डाइवर्ट यू फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेस वे. अगर आप इफ्को चौक से या फिर हीरो होंडा चौक से जाएंगे टुवर्ड्स एयरपोर्ट, दैट्स आल्सो बिकॉज रूट थोड़ा लंबा है, बट कनेक्टिविटी इतनी सटासट है, यू कैन टच अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर्स पर आवर एंड यू विल रीच फास्टर देन गोइंग वाया NH8. तो इस रूट का मतलब इसको डीकंजेस्ट करने के लिए बना था. और प्रॉपर्टीज जो अप्रिशिएट कर रही हैं द्वारका एक्सप्रेस वे, दोस प्रॉपर्टीज विच आर इन म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ गुड़गांव, उनकी ज़्यादा अप्रिसिएशन है. ओके. सो द्वारका के लोग भी प्रेफर करते हैं कि द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टीज लें, बिकॉज ऑफ कम्युनिटी लिविंग, बिकॉज ऑफ हाई राइज अपार्टमेंट, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द हाइट.
because of world class club houses, because of A grade specification, because of better room sizes. तो इसलिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दिल्ली में बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं. देयर इज अ ह्यूज हाइट रिस्ट्रिक्शन डिसएडवांटेज इन दिल्ली बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी. इसकी वजह से हाई राइज टावर्स आ नहीं पाते हैं दिल्ली में. इसकी वजह से लोगों को एक शॉर्टेज है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस की. सम पीपल डू नॉट प्रेफर कि हम बिल्डर फ्लोर में रहें या बंगले में रहें. हमें नहीं रहना 4 मंजिल के मकान में. रोज की पड़ोसी से झिकझिक है, लड़ाई झगड़ा है फॉर कार पार्किंग. कि हर एक घर में 3-4 गाड़ियां हैं. हर एक फ्लोर पे अगर 4 गाड़ियां हैं तो 16 गाड़ियां तो वैसे ही हो गई. स्ट्रीट पार्किंग करने के बावजूद रोज की गाड़ी निकालने की परेशानी है. तो अगर पड़ोसी से प्यार मोहब्बत नहीं है तो लड़ाई झगड़ा तो होना ही है. बिल्कुल. तो इसी पेन पॉइंट को चलते हुए दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू मेक देम बाय अपार्टमेंट्स इन गुड़गांव. बिकॉज विद डेडिकेटेड कार पार्किंग बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सॉल्व हो जाती हैं. इवन दो द मेट्रो कनेक्टिविटी इज देयर. कितने लोग हैं हम में से जो मेट्रो यूज करते हैं ऑन अ डेली बेसिस. वी प्रेफर कि अपनी गाड़ी है तो गाड़ी में ही जाए. सो सिमिलरली गुड़गांव में ट्रेंड बहुत है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस. जैसे होल बिलियनियर्स ब्लॉक बीइंग रिलीज इन द्वारका एक्सप्रेसवे. बिलियनियर्स ब्लॉक की प्रॉपर्टीज ही आपकी 14-15 करोड़ से शुरू होती हैं. दे हैव गॉट ब्रांड्स लाइक एस्टन मार्टिन आल्सो कमिंग इन. आपका अभी एली साहब लॉन्च हुआ है. So there are lots of developers who are coming up with very premium, super luxury properties. The Western branded residences by Whiteland Group. So they are touching astronomical prices. और इसकी demand है. Every 2-3 months they're revising their prices because demand is there. So लोग समझ रहे हैं कि किस स्टेज पे infrastructure boost हो रहा है, किस स्टेज पे आसपास competition भी लेके आ रहे हैं products. So there is a whole space of super luxury buyers who are reaching out to these developers, possibly through some select channel partners. So this segment इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. So it is something which is happening even in Noida, even in गुड़गांव. जो प्राइसेस हमने सुने भी नहीं थे 40-50 हज़ार पर स्क्वायर फुट, वो रियलिटी वो बिक रहे हैं आज के डेट में. और आने वाले टाइम में टच करेंगे 2 to 3 लाख पर स्क्वायर फुट. वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो जो ये डूम्सडे सेंटिमेंट है ना, एक मुझे याद है एक कॉमिक बुक होती थी एस्ट्रिक्स. उसमें उसकी बड़ी पॉपुलर सेइंग थी कि आसमान हमारे सर पे गिरने वाला है, जो कि कभी होगा नहीं. इट विल नेवर हैपन. पर किसी ने बोल दिया, उनको डरा दिया. किसी सूद शेयर बोलते थे उसको, सूद शेयर पंडित ने बोल दिया जी आसमान गिरने वाला, अब तो गिर के ही रहेगा. द स्काई इज फॉलिंग ऑन आवर हेड्स, स्काई इज फॉलिंग, स्काई इज फॉलिंग. उसको पूरे गांव को डरा दिया उस आदमी ने. हुआ कुछ भी नहीं. फियर साइकोसिस कि आसमान गिरने वाला है, जबकि कुछ भी नहीं होने वाला. आजकल फोमो के चक्कर में भी लोग बहुत काम कर रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट. हाँ, तो मेरे हिसाब से यही आप कभी ये मत सोचिए कि आसमान गिरने वाला है. किसी भी नकारात्मक सोच में ना पड़े. अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी चीज़ें देखिए सोशल मीडिया पे. थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव. मुझे लगता है हमारे इस पॉडकास्ट की एक टैगलाइन बनेगी, बी पॉजिटिव ऑलवेज, बी ऑप्टिमिस्टिक. हाँ जी. बिकॉज जो भी आप बात कर रहे हैं, आपका यही कहना है कि जो भी आप पॉजिटिव साइड देखेंगे तो हमेशा अच्छा ही होगा. नेगेटिविटी को पीछे छोड़िए. हाँ, बिल्कुल. गुड. अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे बात करना चाहूँगी. आज भी बहुत लोग हैं जो अभी भी घर नहीं खरीद पाते और रेंट्स पे रह रहे हैं. और रेंट भी हमने देखे हैं 30 to 40% हाइक किया है हर जगह पे. चाहे हम 1 बेडरूम ले लें, 2 बेडरूम ले लें, 4 बेडरूम ले लें. तो आपको क्या लगता है कि रेंटेड हाउस लेना बेटर है या EMI पे घर लेना? तो कुछ लोग अभी ये भी समझदारी दिखा रहे हैं. रेंटेड हाउस जब लेते हैं सो उसमें उनको EMI भी ऑफसेट हो जाती है. सो साइड बाय साइड अगर आप एक मकान में मूव इन कर जाते हैं जहाँ पे आप होम लोन पे EMI दे रहे हैं, your EMI can offset your rental expense also. तुम्हारे कहने का मतलब है बेटर है आप EMI दे दीजिए as compared to paying rent also and paying EMI for under construction property. समझ रहे हैं बात को? आप प्रॉपर्टी लीजिए रेडी फॉर पोजेशन और होम लोन की EMI उस पर चालू कर दीजिए. तो आप जितना एक्सपेंस रेंट में दे रहे थे उतना आप EMI में दीजिए. एटलीस्ट एक एसेट तो बनेगा आपका. रेंटल इनकम आप तब लीजिए जब आपकी जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है या आपका कोई बेस नहीं है इस शहर में. तो अगर आपकी जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, ट्रांसफरेबल जॉब है, किसी भी शहर में जाना पड़ जाए, तो वो हाउस आपके लिए एसेट ना हो के लायबिलिटी हो जाएगा. कि उसको आप निकालने जाएंगे, हो सकता है इमीडिएटली कोई बायर ना मिले. तो अगर आपका फैमिली सेटअप उसी शहर में है, जॉब स्टेबिलिटी उसी शहर में है, आपने ठान लिया है कि आपकी इंडस्ट्री भी इसी शहर में, आपको कोई दूसरे शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल सिनेरियो पे. आपकी वाइफ के एम्प्लॉयमेंट पे भी, हस्बैंड वाइफ दोनों की जॉब्स आजकल देखनी पड़ती हैं. तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है फैमिली में. एंड डेफिनेटली ओनिंग अ हाउस इज ऑलवेज बेटर बिकॉज प्राइसेस अभी भी कुछ पॉकेट्स में अफोर्डेबिलिटी अभी भी है. तो आपको 2-2.5-3 करोड़ में भी अच्छे ऑप्शन मिलते हैं आज भी गुड़गांव में भी, नोएडा में भी. वी कैन ऑल्सो हेल्प द कस्टमर्स टू लुक फॉर सच ऑप्शंस. और आजकल 90% कस्टमर्स हमें बोलते हैं कि हमें अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, हमें रेडी फॉर पोजेशन दिखा दो प्रॉपर्टी. वो प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल है. एंड एट द सेम टाइम आपको रेडी फॉर पोजेशन प्रॉपर्टीज में आपको कई बार बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं जो कि इंटीरियर्स पे भी बहुत खर्चा किया हुआ है लोगों ने. इंटीरियर जब आपको अच्छे मिलेंगे तो आपका काफ़ी खर्चे बच जाते हैं. यू डू नॉट नीड टू रेनोवेट द होल प्लेस.
तो वो एडवांटेज हमें लेना चाहिए रेडी पॉपुलेशन प्रॉपर्टीज में। ओके, जैसे अभी हम रेंट पे बात कर रहे हैं कि आपने कहा जो एक हमारी नॉर्मल इंडियन टेंडेंसी है कि अपना घर एक ले लेना चाहिए, क्यों रेंट देना है, उसकी जगह EMI पे कीजिए, और ये है सबकी सोच है। बट अभी मैंने कुछ पॉडकास्ट किए थे जो फाइनेंसर हैं या रियल एस्टेट एजेंट हैं, और काफ़ी उनकी रील्स भी वायरल हुई हैं कि आपको क्यों घर खरीदना है, आप क्यों 5 करोड़ एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप 25 साल के लिए क्यों EMI में फंस रहे हो। आपको 75,000 में 10 करोड़ का घर मिलता है ना रहने के लिए, उसको आप इन्वेस्ट करो और 2x 10x 20x करो। तो आपकी क्या ओपिनियन है? सो क्लासिक ओपिनियन फॉर दिस इज, जो ज़ीरोधा के फाउंडर है निखिल कामत, ही हैज बिकम फेमस फॉर दिस। वो यही कहते थे कि सबको कहते थे किराए पे रहो और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाओ, उसमें आपकी एक्सपोनेंशियल इनकम बनेगी। और खुद उन्होंने एक मकान खरीद लिया। कहते हैं खरीदने के अगेंस्ट से खुद खरीद के बैठ गए मकान। क्यों खरीदा? दैट इज मोर ऑफ अ मार्केटिंग। जो आपका व्यवसाय है उसके आप मार्केटिंग करें, क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में खरीदिए। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाउस ओनरशिप इज अ पर्सनल इशू, इट्स मोर ऑफ एन इमोशनल इशू। तो उस इमोशन को आप अंडरस्टैंड करिए अपने फैमिली के लिए, कि आपको कल को ये ना हो कि आप किराएदार के, मतलब जो प्रॉपर्टी ओनर है उसके आप मोहताज रहें, कल को उन्होंने नोटिस पीरियड में आकर आपको घर से बाहर निकाल दो, कोई घर ही ना हो आपके पास रहने को। तो उस इमोशनल नीड को समझिए अपनी फैमिली की, जो इमोशनल नीड है, दैट व्हाई हाउस ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। हालांकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप कई सारे हाई यील्डिंग म्यूचुअल फंड्स हैं, कई सारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हैं, कई सारे अनलिस्टेड शेयर्स हैं जो आप ले सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इट कम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर मकान ही नहीं होगा आपके पास रहने को, तो क्या हासिल कर लिया आपने जीवन में? क्योंकि जैसे जो कोविड वाला सिनेरियो आया था, जिनके पास मकान नहीं थे, काम भी चला गया, तो वो लोग बहुत परेशान हुए थे कि अब काम है नहीं, रेंट पे करना है, कैसे करें। तो एक इंडियन सोच यही कहती है कि पहले एक चाहे छोटा घर बना लो, उसके बाद आप अपना जहाँ इन्वेस्ट करना है करते रहो। बट जब हमने भी ये चीज़ें सुनी, कई बार प्रैक्टिकली सुनो तो अच्छा लगता है, बट स्टिल वही आता है कि सबकी अपनी अपनी सोच है। ये कुछ लोग हैं फाइनेंशियली savvy हैं जो करोड़ों के टर्नओवर पे हैं, देयर आर crores and crores of rupees in the bank account। उनके लिए समटाइम्स इट इज अ ब्रॉड फाइनेंशियल सेंस कि आप, अगर आप 25, 30, 50 करोड़ का अपार्टमेंट ना लेके उसका 3-4 लाख रुपए रेंट महीने का दे दो, इट विल सेव यू सम मनी एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग 25, 30, 40 करोड़। हो सकता है उनके लिए उनकी बैंक कैपेसिटी अलग है, उनके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है वो अलग है, उनका स्पेंडिंग पैटर्न हमारे स्पेंडिंग पैटर्न से अलग है, 100 गुना फर्क है। सो वी कैन नॉट मेक दैट कंपैरिजन। हमारे लिए अगर इनकम हमारी कम है, रेंटल भी कम है, सो अगर कंजर्वेटिवली आप देखें, आप हाउस की ओनरशिप जरूरी नहीं, तो रेंटल इनकम जैसे ही वो एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंस आपके हर महीने कटेगा अकाउंट से, देन यू विल बी इन अ बैड शेप। अगर आपकी स्टेबल इनकम नहीं है, अगर आपकी जॉब स्टेबिलिटी चली गई, और जॉब्स बहुत इम्पैक्ट हो रही है आजकल, अगर आपके घर की ओनरशिप नहीं है, वो लायबिलिटी हमेशा आपके सर पे तलवार की तरह लटकेगी, रेंट देना ही देना है और इनकम आनी बंद हो गई। एटलीस्ट विद द हाउस ओनरशिप यू आर रेस्ट्रिक्टेड कि किराया कहीं नहीं देना आपको। अभी हम आजकल देख रहे हैं कि दुबई में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और इंडियन जो बायर है बहुत अट्रैक्ट हो रहा है कि अगर 2-3 करोड़ भी है तो इन्वेस्ट कीजिए। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं वहाँ, जैसे हमने डेन्यूब हो गया, और भी काफ़ी सारी हैं, पॉपुलर भी हो गई हैं, और वो काफ़ी इंडियन बायर को अट्रैक्ट भी कर रही हैं कि गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा 10 साल का, रेंटल इनकम बन जाएगी। तो आपको क्या लगता है कितना सही है इंडियंस के लिए दुबई में इन्वेस्ट करना? देखिए, दुबई अभी ग्लोबल रडार पे है, कह रहे थे वो नेक्स्ट लंदन बनने वाला था, नेक्स्ट न्यूयॉर्क बनने वाला था, टू अट्रैक्ट मनी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहाँ पे सिस्टम्स काफी ट्रांसपेरेंट है, प्रोफेशनल सिस्टम्स हैं, पैसा भी बढ़ रहा है लोगों का। हालांकि सेंटिमेंट थोड़ा सा सप्रेस हुआ है बिकॉज ऑफ द करंट टेररिस्ट एक्टिविटीज, बट इसकी वजह से आप देखिए कि सेंटिमेंट अभी गुड़गांव और दिल्ली, नोएडा के लिए बहुत शिफ्ट हो गया। जो लोग दिल्ली वाले वहाँ ले रहे थे प्रॉपर्टीज, वो भी हॉल्ट कर दिया उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान, बिकॉज देयर इज स्टेबिलिटी इन द इंडियन सेटअप। यहाँ पे एटलीस्ट वी आर नॉट अंडर थ्रेट ऑफ मिसाइल अटैक्स। तो लोग, जो इतना बड़ा हेवन बन गया था दुबई की, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, यहाँ कभी कुछ गलत हो नहीं सकता, तो वो मिथ एक ब्रेक हो गई है। दैट मिथ इज ब्रोकन। हैविंग सेड दैट, दुबई हैज रिकवर्ड इन द पास्ट। दुबई ने सब प्राइम क्राइसिस से भी रिकवर किया, कोविड क्राइसिस से भी रिकवर किया, एंड द हाउसिंग मार्केट हैज ऑलवेज शोन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड। तो वहाँ पे दोबारा रिकवर करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी स्टेबल मार्केट। पूरी दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट दुबई में लगी है। Having said that, we must take it with a pinch of salt। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो वहाँ लीगल टेंडर है वो इंडिया में इलीगल है। अच्छा। तो समझने वाले समझ सकते हैं कि जो गलत ट्रैक पे चल रहे हैं हिंदुस्तान में, वो पैसा डाइवर्ट नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, बिकॉज इमीडिएटली योर पासपोर्ट एंड योर पैन कार्ड विल बी अंडर द रेडार इन द इंडियन गवर्नमेंट। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज जो वहाँ लीगल टेंडर एक्सेप्ट होता है, यू विल हैव टू गिव अकाउंटेबिलिटी फॉर ईच एंड एवरी रुपी, एंड इमीडिएटली विल बी बिहाइंड द बार्स। लोग नहीं समझते हैं बात को, दे गेट वेरी अट्रैक्टेड। दुबई में तो सब लीगल है, वहाँ तो आप
बथेरा भर के सूटकेस भर के ले जाओ, इट इज एब्सोल्युटली इलीगल इन इंडिया. यू कैन नॉट बाय इवन 1 रुपी ऑफ अनअकाउंटेड मनी. एक भी रुपए का अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, इट इज नॉट लीगल इन इंडिया. सोच समझ के लीजिए आप दुबई में. इफ यू आर नॉट कंसल्टिंग योर सीए बिफोर बाइंग इन दुबई, यू आर कमिटिंग द बिगेस्ट ब्लंडर. लोग समझते नहीं इस बात को कि अगर आप 1 रुपए की अकाउंटेबिलिटी वहां नहीं दे पाए, तो 1 करोड़ की कैसे देंगे, 2 करोड़ की कैसे देंगे. तो इस बात को सोचने लायक आप ये इसके बारे में बहुत ज्यादा विचार विमर्श करिए अपने सीए के साथ. सो यू विल हैव टू गिव अकाउंटिंग फॉर ईच एंड एवरी रुपी. आप ये नहीं कह सकते हमें पता नहीं था, हमने सोचा नहीं है, ऐसे कैसे हो गया हमारे साथ. जी. इट हैज टू बी अंडर द प्रॉपर लीगल सिस्टम. ओके. तो वो आप जरूर एक अट्रैक्शन है वहाँ पे, बट यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. अगर आप पैसा लगा रहे हैं, उस एक पैसे की अकाउंटेबिलिटी आपको देनी है. और अगर आप देने में सक्षम नहीं है, तो आपका पासपोर्ट भी फ्लैग होगा, पैन कार्ड तो जरूर फ्लैग होगा, और स्क्रूटनी में आएगा. पक्का स्क्रूटनी का लेटर आएगा आपको इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट. ओके. सो बी वेरी केयरफुल. एंड ट्रेंड ये है कि वहाँ रेंटल यील्ड्स आता है. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे रेजिडेंशियल यील्ड्स दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लाइक लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, सिंगापुर. प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी हमारे थोड़े ज़्यादा हैं. दुबई में भी अच्छी प्रॉपर्टीज आपको मिल सकती हैं. 1.5-2 करोड़ से शुरू हो जाती है रेंज. एंड रेंटल यील्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज वहाँ दुनिया भर के लोग वहाँ पे रेंट पे भी ले रहे हैं प्रॉपर्टीज. जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं. सो आई थिंक इट्स अ शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत सेंटिमेंट वहाँ डाउन है, बट लॉन्ग टर्म में इट विल रिकवर. मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा Yeah, सकता we're है. also ऐसा है? empaneled with lot of developers in Dubai, like Shobha, like Binghati, and like B&W and Dynamo Properties and Blanco Thornton. बहुत सारे developers हैं. They are always we are promoting them in a very strong manner. So we have a very Okay. cordial relationship with them. दुबई का भी आपने बहुत अच्छा बता दिया कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 2-3 करोड़ वाले भी बहुत इजीली कर सकते हाँ हैं. जी, हालांकि हाँ जी. दिल्ली एनसीआर में मुश्किल है 2-3 करोड़ में कुछ अच्छा मिलना, बट दुबई में मुझे लगता है ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज. हाँ, सेंटिमेंट अभी भी बहुत पॉजिटिव है. जी. जैसे आप एक सेंटिमेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं रियल एस्टेट के लिए, तो उसका क्या इस चीज़ में मतलब समझे हम? एक नॉर्मल सेंटिमेंट जो हमारे होते हैं, या कुछ और रिलेट करना चाहते हैं? सेंटिमेंट इज रिलेटेड टू बाइंग बिहेवियर. अब कई बार जैसे लोगों की सोच होती है, वो कहते हैं जी सेंटिमेंट किस तरह है, मार्केट इमोशन कैसा है, अच्छा. मार्केट कैसा चल रहा है. कुछ लोगों के मन में होता है कि वही आसमान गिरने वाला जी. है और स्काई इज फॉलिंग ऑन आवर हेड्स, कुछ भी मूव नहीं कर रहा, सब स्लो है, यहाँ भी स्लो है, यहाँ भी स्लो है, यहाँ भी स्लो है. कुछ लोग जो बहुत एक्टिव मार्केट्स में हैं, जिनका डेली उठना बैठना ये बहुत एक्टिव लोगों से है, तो जिनके मन में कभी स्लगिशनेस आती नहीं है कि तेजी पे काम हो रहा है, तेजी पे प्रॉपर्टी बिक रही है, तेजी पे सेल भी हो रही है, खरीद भी रहे हैं लोग, तो उनके मन में रुकावट और स्लगिशनेस का कोई तात्पर्य ही नहीं है. वो उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं. तो कुछ हमें ऐसे स्लगिश लोग मिल जाते हैं कभी कि कैसा चल रहा है प्रॉपर्टी मार्केट. तो हम तो अच्छी बातें ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे मन में तो कोई रुक ही नहीं रहा. हमारे ना हमारी एक्शंस में, ना हमारी सोच में, ना हमारे फॉलोअप में. जिस तरह की हमारी सोच है, उसी तरह के हमारे वचन है. वॉच योर थॉट्स बिकॉज दे बिकम योर वर्ड्स एंड योर वर्ड्स बिकम योर एक्शंस. तो ये सेंटिमेंट है कि जिस तरह का आपका उठना बैठना है, क्या सोर्सेज ऑफ मीडिया आप कंज्यूम कर रहे हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया में, अपने काम में किस तरह का आप इनपुट दे रहे हैं, उसी तरह का आउटपुट ले रहे हैं. और ये सारी चीज़ें बॉयल डाउन कर जाती हैं आपके डेली रहन सहन, आपके लाइफस्टाइल में भी. किस टाइम पे आपका उठना है, किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे एक्सरसाइज करना है. लॉट ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड. हम सोचते हैं कि अनरिलेटेड है, बट आवर डेली रूटीन इज लिंक्ड टू आवर आउटपुट इन आवर डेली लाइफ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो अ डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल एंड वी टॉक ओनली पॉजिटिव थिंग्स. जी. नहीं तो आसमान तो गिर ही रहा है सबके सर पे. सबके साथ बिल्कुल ठीक बात है. ये सेंटिमेंट है इन अ जी, नटशेल. जी. कि सेंटिमेंट का ये डेली उठना बैठना, सोच विचार कहाँ पे है, कहाँ अटेंशन जा रही है हमारी, उसी हिसाब से सेंटिमेंट बन रहा है. जी, बहुत अच्छा पॉइंट है ये. अब जैसे हमने बात कर ली है काफ़ी है. एक चीज़ और आपने देखी होगी कि लोग पहाड़ों की तरफ बहुत भाग रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी खरीद ली जाए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर. पॉल्यूशन भी पीक पे है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि अब यहाँ से निकलना चाहिए. और काफ़ी लोगों की सोच है, इनफैक्ट उनमें से हम भी एक हैं, कि भाई एक आफ्टर एज में एक प्रॉपर्टी तो हिल्स पे होनी चाहिए, और आफ्टर एज में वहाँ जाके आराम से रहेंगे. तो क्या स्कोप है वहाँ पे? हिल्स में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं. इनफैक्ट जो टिकट साइज आपको मिल रहा है, आई थिंक हिल्स में बस हम एक चीज ध्यान में रखें कि पावर सप्लाई कई जगह में एरेटिक होता है. तो पावर सप्लाई, अगर आपका डेवलपर या बिल्डर वहाँ पे दे आर टेकिंग केयर ऑफ सफिशिएंट पावर बैकअप और सफिशिएंट 24/7 वाटर सप्लाई, सो दैट्स द मेन थिंग. बाकी स्पेसिफिकेशंस अगर आप किसी ए ग्रेड बिल्डर के साथ जा रहे हैं, तो रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट होगा, और रेरा के अंदर आप देयर इज क्रिमिनल एक्शन फॉर द रियल एस्टेट कंसल्टेंट आल्सो इफ दे आर मिसगाइडिंग यू फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट्स विदाउट प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस. क्रिमिनल एक्शन फॉर डेवलपर्स एंड फॉर द रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स. सो सोच समझ के अगर आप ले रहे हैं प्रॉपर्टी, उसका थॉरो ड्यू डिलिजेंस करिए. और एआई प्लेटफॉर्म से भी आप देख सकते हैं उसकी वैलिडिटी, रेरा लाइसेंस की,
और क्या इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट के बारे में, क्या वो नॉर्म्स फॉलो करें, गवर्नमेंट नॉर्म्स. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इज द मेन थिंग इन दीज हिल स्टेशन, बट यू कैन गेट सम वेरी गुड डील्स. बहुत अच्छी डील्स आपको मिलेंगी डेवलपर्स से. ऑल प्लेस इन द हिल्स, बी इट मसूरी, नैनीताल, शिमला, हिमाचल. कुछ वहाँ डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कभी जैसे कभी. हिमाचल में भी है. हाँ, डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन है कि ओनली लोकल पीपल के लिए कुछ रिजर्वेशन रहता है वहाँ पे. बट इफ यू कैन ओवरकम ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस, अगर आपको सही एडवाइस मिल रहा है, अगर आपको अपने एडवोकेट से गो अहेड मिल रहा है टू बाय अ प्रॉपर्टी इन दैट एरिया, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. बहुत अच्छी ग्रोथ है. जितनी ग्रोथ आपको वहाँ मिलेगी हो सकता है बड़े शहरों में ना मिले. अच्छा, ओके. मतलब एक वाइज डिसीजन हो सकता है for हाँ, future की. बट ये आप ध्यान रखें कि ठंड के महीनों में और बारिश के महीनों में लैंडस्लाइड्स भी होते हैं वहाँ पे, और कई बार क्लाउड बर्स्ट होते हैं, और सर्दी पड़ती है तो कड़ाके की सर्दी पड़ती है. सो इफ योर फैमिली इज ओके विद दैट, आई डोंट थिंक देयर एनी रीजन कि आप बैकआउट करें. ओके, इन्वेस्ट किया जा सकता है हाँ, hills बहुत पर. अच्छे इन्वेस्टमेंट है hills ओके. में. हाँ. जैसे प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत लोग कहते हैं उस टाइम पे इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, और कुछ रेडी टू मूव इन होते हैं. तो आपके अकॉर्डिंग दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना बेटर है? सो ये टर्मिनोलॉजी जो है प्री लॉन्च इज ऑफिशियली बैंड बाय द गवर्नमेंट, इसलिए रेरा रेगुलेटर आया प्लेस में. कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको सॉफ्ट लॉन्च या प्री लॉन्च में एक्टिव ऑफर हो रहा है एट अ लोअर प्राइस, प्लीज आस्क द डेवलपर, प्लीज आस्क रियल एस्टेट कंसल्टेंट कि रेरा लाइसेंस है आपके पास कि नहीं है. ओके. अगर प्रोजेक्ट का रेरा नहीं है और आप बिना सोचे समझे वहाँ चेक दे रहे हैं, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं. अच्छा. तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमें पता नहीं था, हमने देखा नहीं, हमने सोचा नहीं. इन्फॉर्मेशन एट योर फिंगर टिप्स. रेरा लाइसेंस आप डालिए, प्रोजेक्ट का नाम डालिए, सेक्टर डालिए, वो आपको फिंगर टिप्स पे इन्फॉर्मेशन आएगी कि रेरा अप्लाइड फॉर है, कि रेरा नहीं मिला है, कि रेरा कितनी दूर है. सो इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज. तो आपको बोलना, आपको देखना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है. किसी भी अनस्क्रूपलस या फ्रॉडलेंट एजेंट को अपना चेक मत दीजिए जिस प्रोजेक्ट का रेरा लाइसेंस नहीं आया है, बिकॉज प्री लॉन्च इज ऑफिशियली बैंड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. ओके. बट अगर जेन्युइन है प्रोजेक्ट, स्टार्ट हो गया है, रेरा में then- अगर आ गया रेरा आप लाइसेंस अगर है, आप जरूर वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी एडवर्टाइजमेंट में भी रेरा नंबर देना जरूरी होता है. ओके. सो हैविंग सेड दैट, रेडी फॉर पोजेशन प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें लोगों को हेडेक नहीं है कंस्ट्रक्शन का, तो नॉर्मली वो प्रीमियम पे भी होती हैं प्रॉपर्टीज. अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में, भले वो दिल्ली में हो या गुड़गांव में या नोएडा में, सो यू कैन गेट अ गुड प्राइस फ्रॉम द डेवलपर, और आप निगोशिएट कर सकते हैं अच्छा प्राइस. जी. तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा. 4-5 साल रुकना होगा कंस्ट्रक्शन के लिए. कई लोग कहते हैं कि हम थोड़ा प्रीमियम दे देंगे, बट हमें कब्जा भी चाहिए, हमें पोजेशन अभी चाहिए. तो अगर आपको रेडी फॉर पोजेशन प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट है, तो आपकी फैमिली में अगर उसी में कंसेंसस है, तो आप वही लीजिए. लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइस है उसमें तो चेंजेस हैं, कि अगर हम 2 साल बाद वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं रेडी टू मूव इन, और अगर हम उस टाइम ले लेते हैं जब अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो प्राइस में काफ़ी फ़र्क आ जाता है. हाँ, अभी जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है, खासकर न्यू लॉन्च प्रॉपर्टीज, तो पेमेंट प्लान भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, और डेवलपर्स आजकल पेमेंट प्लान पे ही बेचते हैं प्रॉपर्टीज. आजकल पोजेशन लिंक पेमेंट प्लान बहुत पॉपुलर हैं. 30-70 प्लान, 30-40-30 प्लान, कि 30% अभी दीजिए, 70% पोजेशन पे दीजिए, जी. 40% ऑन रिसीट ऑफ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट. सो पेमेंट प्लान भी क्लाइंट के बेनिफिट के लिए, क्योंकि उसमें नुकसान किसी का भी नहीं है. अगर आपको डेफर्ड पेमेंट प्लान मिल रहा है और 30% पेमेंट के बाद आप एग्जिट का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो अगर आपकी बाइंग पावर अलाउ नहीं करती है और आपको प्रीमियम अच्छा मिल जाता है, तो 30-40-50% के बाद जो भी रूल है डेवलपर का, उसके बाद आप बेच सकते हैं प्रॉपर्टी. अगर आप रखेंगे प्रॉपर्टी पोजेशन तक, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप ही को होगा, और आप उस टाइम पोजेशन जब हो जाए तो प्रॉपर्टी प्राइस नेचुरली पीक करेंगे. बहुत अप्रिशिएट करता है हाँ जी. प्राइस. तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर्सनल है फैमिली में, उसको फॉलो करते हुए आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अच्छे पेमेंट प्लान पे अच्छी डील नेगोशिएट कर सकते हैं. और इसी टाइम भी आपको बैंक सबवेंशन ऑफर्स भी ऑफर होते हैं, जो यूजली डेवलपर्स का टाइप बैंक से होता है. तो कई बार आपकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी ऑफसेट हो जाती है ईएमआईस में, तो वो आप केस टू केस बेसिस पे डेवलपर से पता कर सकते हैं. मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदना इट्स अ गुड ऑप्शन. हाँ. अगर टाइम है हमारे पास तो हम खरीद सकते हैं. बहुत अच्छा हमारी ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है. पेमेंट भी हमें काफ़ी, उसमें पेमेंट टर्म्स भी अच्छी मिल जाती हैं, बैंक के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, और एप्रिसिएशन तो आना ही आना है प्रॉपर्टी हाँ में. जी. जी. जैसे हमने देखा है गुड़गांव को ले लें, या आजकल वैसे भी जो लग्जरी सेगमेंट है उसका ज़माना है, तो जो वो ब्रांडिंग करते हैं बहुत मतलब अट्रैक्टिव होती हैं, तो वो रियलिटी में उस हिसाब रियलिटी में उतना होता है वो ब्रांडिंग, या सिर्फ दिखावे के लिए की जाती है, कि ऊपर बोला जाता है ना लिपस्टिक बिंदी लगा दी, और जब रहने जाओगे तो असलियत पता चलेगी. सी, यहाँ पे ब्रांड का भी फर्क पड़ता है. अगर कोई ए ग्रेड लेगेसी ब्रांड है, जैसे गोदरेज हो गया, डीएलएफ हो गया, शोभा हो गया, यू कैन रेस्ट एश्योर्ड दैट दीज ब्रांड नेम्स रिप्रेजेंट क्वालिटी. इनकी लेगेसी चली आ रही है 30-40-50. गोदरेज हैज लेगेसी ऑफ 125 years plus. So some brand names stand for legacy and trust and reliability. Similarly, अगर आप कुछ बिल्डर्स गुड़गांव में भी देखिए, some of them have delivered more than 25-30 projects in the past 40 years.
सो सीइंग द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डेवलपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक टिप मैं आपको दे सकता हूँ कि प्रोजेक्ट अगर डिलीवर हो गया है पिछले 4-5 सालों में, तो आप चैट जीपीटी या गूगल या क्लाउड पे जाके एक इनपुट टाइप करिए, कस्टमर रिव्यूज़, एग्जिस्टिंग कस्टमर रिव्यूज़। उसमें आपको असलियत आपको दिखाई देगी, जो कि डेवलपर की वेबसाइट पे भी नहीं दिखेगी आपको। तो कस्टमर जो रह रहा है प्रॉपर्टी के अंदर, उसके क्या रिव्यूज़ हैं, क्या उसके इश्यूज़ हुए पोजेसन लेते हुए, क्या इश्यूज़ हुए पोजेसन के बाद, कोई लीकेज, कोई दीवारों में पकड़ी, कोई बहुत ज़्यादा वाटर स्टैग्नेशन के इश्यूज़, कोई बहुत ज़्यादा इन फाइटिंग RWA में मेंटेनेंस इश्यूज़ के साथ इन फाइटिंग, वो आपको कस्टमर रिव्यूज़ में दिखेगा। तो लोग उसको सर्च नहीं करते हैं, इसलिए आप उसको सर्च करिए, एक्चुअल कस्टमर, एक्चुअल एग्जिस्टिंग क्लाइंट रिव्यूज़ इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। तो पूरी राम कहानी आपको दिखेगी गूगल पे, इतनी सारी वेबसाइट बनी होंगी, इतने सारे डिस्कशन थ्रेड्स चल रहे होंगे, वो आप ज़रूर देखिए बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी। तो आपको इंटरनल कहानी पता चलेगी, एग्जिस्टिंग डिलीवरी कैसी थी बिल्डर की, क्या उनको पेन पॉइंट्स हुए, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो कस्टमर अपने आप ही डॉक्यूमेंट कर देते हैं आजकल। सो दैट इज समथिंग यू मस्ट कंसिडर। अगर आप वो नहीं देख रहे हैं अभी तक तो ज़रूर देखिए, तो उसमें आपको असलियत पता चलेगी। ओके। और एक आजकल आपने देखा है दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में तोड़फोड़ की जा रही है, सीएम ने बोला है इलीगल प्रॉपर्टी हैं, लोगों ने रजिस्ट्री कराई हुई हैं और नेशनल बैंक से उनके लोन अप्रूव्ड हैं, स्टिल बोल दिया जा रहा है कि प्रॉपर्टी इलीगल है और तोड़ दी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि एक जो बायर है उसको कौन कौन से पेपर्स और उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि जिससे उन्हें ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े? मेरा ये मानना है कि अगर आप को कोई बीमारी है तो आप अपना विश्वास रखते हैं किसी डॉक्टर के पास जो क्वालिफाइड है, टेक्निकली केपेबल है, जो पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस्ड है, तो आप अपना पूरा विश्वास उस डॉक्टर को देते हैं, गिव योर एंटायर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। सिमिलरली आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर करोड़ों में कर रहे हैं तो उसका विश्वास और ट्रस्ट वो आप अपने सीए में रखते हैं, एंड यू विल पे अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू दिस पीपल। कोई आप लीगल केस अगर लड़ते हैं तो पूरा विश्वास और लीगल फीस आप अपने लॉयर को देते हैं। सिमिलरली while buying a property, please compensate your real estate consultant because वो पूरा ग्राउंड वर्क लेग वर्क करेंगे आपके लिए। उसमें आप निगोशिएट मत करिए, कमी मत रखिए उसमें, बिकॉज वो उसका व्यवसाय है। इफ़ अ पर्सन, अगर आप उसको इतना स्क्वीज कर देंगे कमीशन के लिए कि नहीं मैं तो तुझे इतना दूंगा, मार्केट नॉर्म तो इतना है, सो देन नोबडी विल बी हैप्पी टू वर्क फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप उसको कॉम्पनसेट करेंगे अच्छे से तो आपके लिए जान लड़ा देगा, फर्स्टली। सेकेंडली, रियल एस्टेट कंसल्टेंट ऑलवेज हैज अ टाई अप विद अ गुड एडवोकेट, क्योंकि आप करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अगर आप लीगल ड्यू डिलिजेंस में 15-20-30 हज़ार नहीं लगा रहे हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बिकॉज रियल एस्टेट कंसल्टेंट इज ओनली अ ब्रिज बिटवीन द बायर एंड द सेलर। वी आर सपोज टू हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टी पेपर्स, बट समटाइम्स देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच लॉयर्स बताते हैं। सो प्लीज कंसल्ट अ गुड एडवोकेट, आइदर नोन टू यू और नोन टू योर फैमिली मेम्बर्स और नोन टू योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। प्लीज इन्वेस्ट योर फेथ एंड मनी इन एन एडवोकेट व्हाइल बाइंग एनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। अगर आप लीगल एडवाइस नहीं ले रहे हैं, अगर आप लीगल ड्यू डिलिजेंस नहीं करा रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को लेने के पहले, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा नहीं, मुझे पता नहीं था, तो वो हमें नहीं करना है। बिकॉज अ लॉयर इज टेक्निकली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड एंड कॉम्पिटेंट टू टेल यू वेदर द प्रॉपर्टी हैज एनी मिसिंग पेपर्स। कई बार दिल्ली की प्रॉपर्टीज में चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है, जो मतलब 8-10 पेपर उसकी चेन होती है, 8-10 ओनर्स के साथ ओनरशिप बदली जा चुकी है, कई बार होता है इससे। और अगर उन 8-10 चेन्स में एक पेपर भी मिसिंग है तो बैंक आपको मना कर सकता है लोन देने से। तो लॉयर के साथ साथ आजकल ये भी ट्रेंड है कि लोग अगर उनके पास पैसे भी हैं, सपोज 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए उनके पास 12 करोड़ भी हैं, तो 10 करोड़ ना देने के बजाय उन्होंने 9 करोड़ 55 लाख दिए और 40-45 लाख का लोन ले लिया। क्यों लिया? टू हैव अ ड्यू डिलिजेंस फ्रॉम द बैंक, बिकॉज बैंक्स ड्यू डिलिजेंस इज फुल प्रूफ। तो वो एडवोकेट को भी मार दे देते हैं बैंक वाले। तो बैंक का ड्यू डिलिजेंस इतना स्ट्रिक्ट होता है लोन के लिए कि अगर आपको लोन की ज़रूरत नहीं भी है तो भी आप 10-20-30 लाख का लोन लीजिए। उससे एडवांटेज क्या होगा कि आपको बैंक बता देगा कि जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये 2-3 डॉक्यूमेंट मिसिंग है। फिर आपका सेलर भी अलर्ट हो जाएगा, वो सेलर बोलेगा मेरी डील जाएगी हाथ से अगर मैं पेपर नहीं दूंगा। किसी ना किसी तरह से वो कोई पेपर आपको बोलेगा ये दे सकता हूँ, ये नहीं दे सकता हूँ। वो आप वेट कराइए बैंक से और वो आप वेट कराइए अपने एडवोकेट से। तो ये फुल प्रूफ सिस्टम है काम करने में। कि बैंक जो आपको कमी बताया, कई बार ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें होती हैं, या फिर देयर आर सम सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट होते हैं आजकल, देयर आर सम विल होते हैं, रजिस्टर्ड विल होना चाहिए। देयर ऑल्सो जो बोलते हैं आपको जीपीए पे तो प्रॉपर्टीज अभी नहीं बिकती हैं, बट इसमें आपकी सक्सेशन सर्टिफिकेट होते हैं, कई बार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है ऑफ ऑल द सर्वाइविंग मेंबर्स।
तो ये सारी चीज़ें आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आपके एडवोकेट आपको बताएंगे। और बैंक से अगर आप कराएंगे तो फुल प्रूफ हो जाता है, वो आपके बेनिफिट में जाएगा अगर आप बैंक से भी ड्यू डिलिजेंस जरूर कराइए। लोन की ज़रूरत ना भी हो फिर भी आप 8-10-20 लाख का लोन कराइए। ओके, बट इस केस में जैसे आप बता रहे हैं, इसमें हमने अभी रिसेंट ही देखा है और न्यूज़ में आया, एक अपार्टमेंट था और 10 साल पहले सारा बिक गया, लोगों ने लोन पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, स्टिल उन्होंने उसको अनऑथराइज्ड बताकर तोड़ दिया। सो जहाँ में मल्टीपल अथॉरिटीज़ होती हैं इन्वॉल्व, कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। सो इट्स अनफॉर्चुनेट, ऐसा जब होता है ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका प्रिकॉशन आप रखिए। अब अगर अचानक ही ऐसा ऑर्डर आ जाए गवर्नमेंट से, सो वो तो फिर आपको गवर्नमेंट बॉडी में क्लेम करना होगा जाके। बट नॉर्मली अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट है, अभी ट्रेंड हमने गुड़गांव में भी देखा, DLF फेज 3 में कई लोगों ने G+3 के बजाय G+4 G+5 बना रखे थे। तो वो तो इलीगल थे ही, बट पीपल लोगों ने ओनर के साथ एक रेंटल एग्रीमेंट कर लिया, बट एक्चुअली ड्यू डिलिजेंस नहीं किया प्रॉपर्टी लीगल है कि नहीं, और वो डिमोलिश हो गई रातों रात। तो वो हमें नहीं करना है। अगर आप देख रहे हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी किराए पे ले रहे हैं या उसका ड्यू डिलिजेंस आपने नहीं किया है, और सपोज जहाँ पे आप रह रहे हैं ऑलरेडी, क्यों ना एक एडवोकेट से सलाह मशवरा करके, एडवोकेट को कंसल्टिंग फीस देके पूरा उसका फुल प्रूफ आप पर्चा चिट्ठा खोलिए कि प्रॉपर्टी कौन से गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में लीगल है, डज हैव अ लीगल टाइटल। जो भी आपकी शॉर्ट कमिंग है टाइटल में, उसको आप पूरा करिए। तो जितना आप लीगल ड्यू डिलिजेंस अपना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, ऐसी कोई नौबत आएगी नहीं आपको। कोई एक ऐसा रियल एस्टेट मिथ जिसे आप तोड़ना चाहते हैं? मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट मिथ तो ये हो सकती है कि आपकी फैमिली में अगर कंसेंसस है किसी चीज़ का, तो अपने घर वालों से आप सलाह ज़रूर लीजिए। सो आई वुड से जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं उनसे सलाह थोड़ी कम कीजिए, क्योंकि वो आपके हो सकता है वेल विशर्स ना हो। यूजली फैमिली मेम्बर्स आपका भला ही चाहेंगे, तो फैमिली मेम्बर्स को जितना आप कंसल्ट करिए और जितनी कंजर्वेटिव अपनी सोच रखिए, वो बेटर है आपके लिए। बिकॉज लॉन्ग टर्म में फैमिली, दोस्ती, रिश्तेदारी सब दूर रह जाते हैं। अल्टीमेटली फैमिली मेम्बर, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हमेशा काम आते हैं, सुख दुख के साथी होते हैं। आई विल जस्ट से बी कंजर्वेटिव इन योर रियल एस्टेट प्रैक्टिस। और आप देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा क्रॉप का हार्वेस्ट रीप कर रहा है, अगर किसी ने बहुत बम्पर क्रॉप रीप किया, तो वो मत भूलिए कि जब उसने बीज बोए होंगे तो कितना कल्टिवेट किया होगा उसने, कितनी मेहनत उस खेती बाड़ी में करी होगी। सिमिलरली व्हेन यू सो अ सीड, आप कोई बीज बोते हैं तो उसकी देखभाल करिए और उसको कल्टिवेट करिए। सिमिलर आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, कोई भी आप सीड डालेंगे अपनी फैमिली के लिए, एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे। सो मेक श्योर यू पे ऑल द इंस्टॉलमेंट्स इन टाइम। आप उसको अच्छे से कल्टिवेट करिए। यू मेक श्योर दैट ऑल द लीगल ड्यू डिलिजेंस इज डन, ताकि वो लेगेसी जब आप छोड़ के जाएं फैमिली के लिए, एक एसेट छोड़ के जाएं, इनकम यील्डिंग एसेट, ना कि एक लायबिलिटी छोड़ के जाएं। तो मेरा एक ये भी मानना है कि एवरी टाइम वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल, सो लाइफ शुड बी व्यूड एज अ सीरीज ऑफ फेलियर्स। जितना हम फेलियर से सीखते हैं उतना सक्सेस से कभी नहीं सीख पाते। सक्सेस तो सीधा हमारे दिमाग में घुस के हमें इगोइस्टिक बना देती है। तो आवर बैड एंड रॉन्ग डिसीजंस विल ऑलवेज लीड अस टू द राइट डिसीजंस। तो अगर हमारा कोई डिसीजन सही है तो उसके पीछे 10-11 गलत डिसीजन भी हैं। सो प्लीज वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। एंड वो कहते हैं कि आप, APJ अब्दुल कलाम ने बोला है कि अपनी सोच को आप बड़ा रखें। एमिंग स्मॉल इज अ क्राइम, छोटी सोच एक अपराध है। तो सोच हमें बड़ी रखनी है। वी शुड एम फॉर द स्टार्स एंड वी शुड पुट ऑल आवर एफर्ट्स टू पुट मैक्सिमम एफर्ट्स ऑन आवर साइड, ताकि हमें रिजल्ट भी अच्छा मिले। मोहम्मद अली एक बॉक्सर थे, सो ही वन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर USA। सो ही सेड अ फ्यू थिंग्स अबाउट पॉसिबिलिटी। तो उनके हिसाब से असंभव जो वर्ड है उनकी डिक्शनरी में नहीं था। ही सेड कुछ लोगों की आदत है कि वो इसी सोच से मतलब खुश हैं कि उनमें कोई ताकत नहीं है किसी भी परिस्थिति को बदलने की। सो पीपल आर हैप्पी टू एक्सेप्ट लाइफ एज अ सीरीज ऑफ सर्कमस्टांसेस व्हिच दे कैन नॉट चेंज। बट मेरा ये मानना है कि इम्पॉसिबल जो है, इम्पॉसिबल वर्ड, इट इज़ नॉट अ फैक्ट, इट्स प्योरली एन ओपिनियन। इम्पॉसिबल ओपिनियन है, इम्पॉसिबल टेम्पररी है, मतलब वो बदल सकती है परिस्थितियाँ। इम्पॉसिबल टेम्पररी है, ओपिनियन है, पोटेंशियल है। इम्पॉसिबल इज ओनली टेम्पररी, इम्पॉसिबल इज नथिंग। वो कहते हैं असंभव कुछ भी नहीं है जी। अगर आप जी जान से मेहनत करेंगे, आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो मेरा भी ये मानना है। दूसरी एक कविता है जो हमारे बच्चों से सिखाई जाती है स्कूल में, वो बहुत, उसकी कुछ लाइन्स हैं जो बहुत मेरे दिल को छू जाती हैं। ये सोन प्रकाश द्विवेदी की कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जी। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम।
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार कभी नहीं हार होती। नहीं होती। क्या बात है, अमेजिंग। So this is my motto in life, that effort is in our hands. Effort हम जी जान से करेंगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा सामने। बिल्कुल, ये तो आपने साथ साथ सक्सेस का फॉर्मूला भी बता दिया है। हाँ जी। जी, अमेजिंग। बहुत अच्छा रहा आपके साथ सेशन ये, और मुझे लगता है काफ़ी क्लैरिटी भी आई होगी हमारे व्यूअर्स को भी, जिन्होंने परचेज करनी है प्रॉपर्टी, कि आप अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। एक्सक्यूजेस मत दीजिए किसी भी चीज़ के लिए, विच इज़ वंडरफुल जो आपने बताया। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच, मैं अगेन कहूँगी आने के लिए बहुत और बहुत धन्यवाद आपका। हमें Thank you. अवेयरनेस देने के लिए। हाँ जी। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने नियर डियर्स के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट इस चीज़ को वो भी समझ सकें, और अपने आने वाली लाइफ में अगर कहीं भी प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी मिथ है, कन्फ्यूजन है, तो उनकी भी क्लियर हो सके। मिलते हैं जल्दी ही एक नए पॉडकास्ट में। लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। Thank you very much. Thank you. जी।